बिश्नोई की गिरफ्तारी होती है उस समय जो है सरकार के मंत्री जी के जो हाथ में फूलते के जी के रिपोर्टें बन गई, भर्ती रद्द हो रही है। और उस टाइम जब संतोष बिश्नोई की गिरफ्तारी होती है, संतोष की गिरफ्तारी भी उसी दौरान होती है जिस समय इनकी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट बनके तैयार हो गई थी, इन्होंने फैसला भी ले लिया। तब मंत्री जी को पता चला कि ये भर्ती रद्द हो रही है और हवा टाइट होने वाली है। तो मंत्री जी और सीएमओ के अधिकारी और एक दो अन्य लोग जो है जाकर उनको भड़काने का काम करते, पता नहीं बंद कमरे में उनके क्या प्लान होते हैं। अचानक से पूरी नाव पलट दी जाती है। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लफड़ा पूरा कोर्ट में चलता रहा। लेकिन सरकार इस स्थिति में है कि आधे लोगों का दबाव है मत करो, आधे लोगों का दबाव है करो। सरकार का आप मजा देखिए कि सितंबर तक, जनवरी में एसओजी गठित करती है सरकार और मार्च में सरकार के गृह विभाग ने एसओजी को लेटर लिखता है कि इस भर्ती को रद्द करने के लिए सिफारिश करो। यानी चला के सरकार एसओजी को कहती है कि आप हमें इस भर्ती को रद्द करने के लिए सिफारिश करो। लेकिन एसओजी ने मार्च में जो है सिफारिश नहीं करी। उसके बाद में मार्च लास्ट में एक लेटर सरकार का गृह विभाग और लिखता है स्मरण पत्र के नाम से कि पुराना जो लेटर लिखा गया उसको याद दिलाने के लिए कि आप हमें भर्ती की जांच के आधार पर रद्द करने की सिफारिश करो। लेकिन ऐसा आदमी कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, मुद्दे भी भूल जाएंगे, युवा भी थक जाएंगे, शायद आंदोलन करने वाले भी रुक जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आंदोलन करने वाला एक लड़ाका हनुमान बेनीवाल है जो कभी नहीं रुकता। आप तो हम उस किसान परिवारों के हैं जिस किसान परिवार के लोग जब देश में काले कानून आए तो 1.5 साल बैठे रहते हैं। उसके बावजूद जो है ये लड़ाका वहां जाता है और उस सरकार को झुकाता है। तो आप तो भजन लाल जी एक डमी कैंडिडेट की सरकार हो, आपको झुकाने के लिए तो 13-15 दिन हुए, हमें और ताकत कितनी भी लगेंगे। उसके बीच देश में युद्ध स्थिति ऐसी बन गई और राजस्थान के कुछ जिले जो है बॉर्डर से लगते हैं। तो हमारे कुछ मंत्री जो उन जिलों के प्रभारी बनाए गए तो उन जिलों में व्यस्तता के कारण और एक हमारा मंत्री जो है अस्वस्थ होने के कारण जो है उस मीटिंग में नहीं आ पाया। तो सरकार के 2 मंत्री बाकायदा उपस्थित हुए, कमेटी का हेड जोगाराम जी और मंजू बागमार 2 समिति के मंत्री उपस्थित हो पाए। लेकिन सभी कोरम गणपूर्ति नहीं होने के कारण मीटिंग हमारी फेल हो गई। अगली मीटिंग की डेट हमने 21 तारीख की गठित करी, इसलिए हमें 1 महीने का समय चाहिए। पहली लाइन कि 21 तारीख अगली मीटिंग डेट गठित करिए और समय चाहिए 1 महीना, यानी 21 तारीख तक का तो समय है 5 दिन का, और समय चाहिए था उनको 1 महीने का। क्यों चाहिए था? क्योंकि मई का महीना चल रहा है और जून पूरा छुट्टियों में जाता है कोर्ट का। तो उनका ये था कि हम 1 महीने का बोलेंगे तो हमें जरूर जो है 15-20 दिन का समय दे देंगे और जून पूरा हम छुट्टियों में निकाल देंगे। आंदोलन करने वाले जो है 2-3 दिन में थक हार के निकल लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि वो 2 महीने बैठ जाएंगे। उनका ये पूरा एक प्री प्लान था। और जुलाई में जब वापस कोर्ट स्टार्ट होगा तब की तब देखेंगे बाद में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, मुद्दे भी भूल जाएंगे, युवा भी थक जाएंगे, शायद आंदोलन करने वाले भी रुक जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आंदोलन करने वाला एक लड़ाका हनुमान बेनीवाल है जो कभी नहीं रुकता। आप तो हम उस किसान परिवारों के हैं जिस किसान परिवार के लोग जब देश में काले कानून आए तो 1.5 साल बैठे रहते हैं। उसके बावजूद जो है ये लड़ाका वहां जाता है और उस सरकार को झुकाता है। तो आप तो भजन लाल जी एक डमी कैंडिडेट की सरकार हो, आपको झुकाने के लिए तो 13-15 दिन हुए, हमें और ताकत कितनी भी लगेंगे। उसके बाद में जब हमारा वकील उसको रिकाउंटर करता है तो वो कहता है कि साहब इतना समय इनको क्यों दिया जाना चाहिए। जब अक्टूबर में इसकी कमेटी इन्हीं 6 मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी कि भर्ती रद्द कर देनी चाहिए, वापस उसी कमेटी को जो है मीटिंग करने की कहाँ जो है जरूरत थी। या तो आप मीटिंग कराओ तो ऑल ओवर कैबिनेट की कराओ, या फिर मीटिंग करनी है तो निर्णय तो लेना है मुख्यमंत्री को। क्योंकि कैबिनेट जो सब कमेटी है वो एक संवैधानिक कमेटी होती है और संवैधानिक कमेटी अपना निर्णय कदम ही नहीं बदलना चाहती। इन्होंने लिख के दे दिया रद्द होनी चाहिए, तो ये नहीं कह सकते कि कमेटी ने निर्णय लिया है कि भर्ती अब रद्द नहीं करेंगे, उनसे हमें गलती हो गई। तो ऐसे सरकारों से गलतियां जो है कोर्ट में नहीं चलती साहब। ये जो आपका जो लेटर पैड बन के जाता है जिसमें साइन होके जाते, चीजें होके जाती है, ये बाकायदा बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप में। एक बोलना अलग बात है, अगर आप मीडिया के सामने आके कह देते कि भाई हम उस टाइम के भर्ती रद्द करना चाहते हैं, आज कह देते हैं कि भाई उस टाइम हम बोल गए अब करें, लेकिन आपने लेटर पैड पे साइन कर दिए, आपने लिख के दे दिया, बंद लिफाफे में आपकी रिपोर्ट जज के सामने चली गई है, तो आप ये तो कर ही नहीं सकते। अब सरकार इस स्थिति में है कि आधे लोगों का दबाव है मत करो, आधे लोगों का दबाव है करो। सरकार का आप मजा देखिए कि सितंबर तक, जनवरी में एसओजी गठित करती है सरकार और मार्च में सरकार के गृह विभाग ने एसओजी को लेटर लिखता है कि इस भर्ती को रद्द करने के लिए सिफारिश करो। यानी चला के सरकार एसओजी को कहती है कि आप हमें इस भर्ती को रद्द करने के लिए सिफारिश करो। लेकिन एसओजी ने मार्च में जो है सिफारिश नहीं करी।
उसके बाद में मार्च लास्ट में एक लेटर सरकार का गृह विभाग और लिखता है स्मरण पत्र के नाम से कि पुराना जो लेटर लिखा गया उसको याद दिलाने के लिए कि आप हमें भर्ती की जांच के आधार पर रद्द करने की सिफारिश करो। लेकिन एसओजी ने तब भी सिफारिश नहीं करी, क्योंकि उस टाइम जो है जांच को 2 महीने हुए थे, ज्यादा गिरफ्तारियां भी नहीं हुई थी, ज्यादा आंकड़ा नहीं आया था। एसओजी ने 13 अगस्त को जो है लेटर लिखा था सरकार को भर्ती रद्द करने के लिए। सरकार ने ही पीएचक्यू से लेटर लिखवाया भर्ती रद्द का, सरकार ने ही एजी से राय ली। अब हो सकता है कि जिस घर में जो है बाप ने कह दिया कि ये होना चाहिए, बेटा उसके विपरीत राय दे देगा, नहीं हो सकता, तो एजी तो खुद सरकार के एजी ने राय दी। उसके बाद में कमेटी भी सरकार की, कमेटी से भी निर्णय सरकार ने दिला दिया। अब अचानक से देखो क्या होता है कि उस समय मंजू और संतोष बिश्नोई की गिरफ्तारी नहीं हुई होती। जिस समय ये कमेटियां गठित हुई होती है, चीजें होती है, उस समय रिपोर्टें बन गई थी, तब मंजू बिश्नोई की गिरफ्तारी होती है। उस समय जो है सरकार के मंत्री जी के जो हाथ में फूलते केके जी के रिपोर्टें बन गई, भर्ती रद्द हो रही है। और उस टाइम जब संतोष बिश्नोई की गिरफ्तारी होती है, संतोष की गिरफ्तारी भी उसी दौरान होती है जिस समय इनकी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट बनके तैयार हो गई थी, इन्होंने फैसला भी ले लिया। तब मंत्री जी को पता चला कि ये भर्ती रद्द हो रही है और हवा टाइट होने वाली है। तो मंत्री जी और सीएमओ के अधिकारी और 1-2 अन्य लोग जो है जाकर उनको भड़कलाने का काम करते, पता नहीं बंद कमरे में उनके क्या प्लान होते हैं। अचानक से पूरी नाव पलट दी जाती है। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लफड़ा पूरा कोर्ट में चलता रहा, लेकिन सरकार ने कोई भी एक बार भी निर्णय नहीं लिया। उसके बाद में मैं तो धन्यवाद दूंगा हनुमान जी को कि जो मरा हुआ मुद्दा था उसमें वापस जो है घी डालने का काम किया, उस आंदोलन को आपने जिंदा किया है। जो सरकार ये सोच रही थी कि 4-5 महीने हो गए, युवा भी भूल गए होंगे, कोर्ट में अपन देख लेंगे क्या होगा, इन्होंने तो कोर्ट तक में इतना प्लान कर लिया कि जज तक चेंज कराने की कोशिश कर ली, जज का सब्जेक्ट तक चेंज करने का प्रयास कर लिया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायाधीश समीर जैन जी को भी कि उन्होंने इस केस को पार्ट ऑफ लाइफ किया, इस केस को प्रिफर किया कि इसको मैं ही सुनूंगा। इन्होंने तो जब ये मुद्दा चल रहा था आज से 1 महीने पहले, तब वो सिविल केस की सुनवाई करते थे, बीच में इन्होंने जो है उनका सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, सिविल से जो है इनको क्रिमिनल केस की सुनवाई के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन आज भी वो क्रिमिनल केस की सुनवाई करते करते एक ही केस ऐसा है एसआई का जिसका वो सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको पार्ट ऑफ लाइफ कर रखा है। तो सरकार की साजिश और षड्यंत्र देखो कितने तरीके से रची जा रही है इन लोगों की। तो ये बहुत अपने आप में जो है कि मैंने को समझ नहीं आता कि 2021 इधर और इधर 2025 और बीच में लटका के छोड़ा है कोर्ट। और जो सरकार की तरफ से जो पैरवी करने आते हैं वो सरकार की तो कम और उन फर्जी थानेदारों की पैरवी सबसे ज्यादा करते हैं। सरकार की तरफ से वो कुछ नहीं कहते हैं, फर्जी थानेदारों की तरफ से आते हैं, क्योंकि वहां से उनको जो है बहुत भारी भरकम कुछ मिला है तभी वो आते हैं। और सरकार इतनी असमंजस की स्थिति में है कि जब आज उन्होंने कहा कि 21 तारीख को बैठक है, तो कोर्ट ने फटकार में 2 लाइनें की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये एक पब्लिक डोमेन का मुद्दा है, युवाओं का भविष्य का मुद्दा है, युवाओं का समय व्यर्थ किया जा रहा है। आप बार बार समय मांग के इस मुद्दे को लंबा खींचना चाहते हो, वो गलत बात है। इससे युवाओं का समय व्यर्थ हो रहा है और प्रदेश के अंदर जो एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है गवर्नमेंट का भी और कोर्ट का भी। तो मैं आपको अंतिम जो है अवसर दे रहा हूँ, 21 तारीख को आपकी बैठक है, उसमें आप निर्णय ले लीजिए। अगर फिर भी आप निर्णय नहीं लेते हो तो हमें कोई दो राय नहीं है, हम सरकार के जिम्मेवार अधिकारियों पर वित्तीय जुर्माना लगाएंगे और हम एक तरफा 26 तारीख से डेली सुनवाई करके हम इस निर्णय लेंगे। इस बार तो उन्होंने भारत पाकिस्तान का बहाना बना के समय ले लिया और कोर्ट को भी देना पड़ जाता है कभी कभार, क्योंकि कोर्ट भी क्या होता है कि चाहे सरकारें जो होती है ना, तो कोर्ट एक सीमा होती है कि सरकार के अगेंस्ट जाने की। वो एक बार सोचता है कि जब सरकार इतना ही पॉइंट लेके आ रही है कि चलो एक बार 5-7 दिन का समय और दे दे, लेकिन हमें मंजूर है, आपने 26 तारीख का समय दिया, हम 26 तारीख तक और वेट करेंगे। हम 26 ही नहीं, हम तो 21 तारीख तक का वेट करेंगे कि आपकी बैठक होती है या नहीं होती है, उस बैठक में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा दूसरा मुद्दा आरपीएससी भंग करने का मुद्दा। आरपीएससी भंग करने का मुद्दा इसलिए था क्योंकि जब आरएस 2018 की भर्ती हुई थी तब से ये जो घपला सामने आए अपने आप में सब लोगों के सामने था, तब केवल सुना हुआ था। और एविडेंस के मामले में आपने देखा होगा कि पद्मा चौधरी, इससे पहले मुक्ता राव आया था, और ये जो एसडीएम हनुमानाराम पकड़ा गया था ये भी आरएस 2018 का ही था। तो ऐसे कितने केस और कितने लोग इस आरएस 2018 की भर्ती में ऐसे होंगे जिनके सबूत अभी छिपे हुए हैं। और आरपीएससी की चाल देखो आप कि पद्मा चौधरी का जब सबूत बाहर आ गया और उसकी कॉपी वायरल हो गई तो आरपीएससी को लगा कि अब तो हम पे जो है क्लेम लग चुका है। और ये जो बड़ा क्लेम है, अगर मान लो कि इसके ऊपर जांच कमेटी गठित हो गई या कुछ बड़ा निर्णय ले लिया सरकार ने, तो हमारा जो पूरा काले कारनामे बाहर आ जाएंगे।
तो आरपीएससी ने स्वतः संज्ञान में ये मान लिया कि हमसे गलती हुई है और हम इसकी रैंक नीचे करते हैं। अरे साहब, रैंक नीचे मत करो आप ये बताओ कि ये घोटाला हुआ कैसे था, ये किया किसने था। ये केवल एक पद्मा की कहानी नहीं है। इस एक पद्मा की वजह से कितने लोग हैं जो इंटरव्यू में जो बाहर हो गए थे, जो फाइनल मेरिट में वेटिंग लिस्टों में बाहर हो गए थे। आप एक व्यक्ति की रैंक नीचे करो। आरएस जैसे पोस्ट में एक एक पॉइंट का बहुत महत्व होता है कि व्यक्ति का सपना होता है कि मैं एसडीएम बनूं, तहसीलदार बनूं, डिप्टी बनूं, बीडीओ बनूं, क्योंकि आरएस में विशेष ये 3-4 पोस्टें होती है। उसके बाद में अलाइड सर्विस होती है जिनका नाम होता है आरएस। उससे अच्छा तो आदमी पटवारी बनना ज्यादा इच्छुक करता है। तो उस मामले में आप ये सोच लो कि पॉइंटों के खेल में इन्होंने स्वीकार करके उसकी रैंक नीचे करके वापस उसको एसडीएम की नियुक्ति कर दी। मैं धन्यवाद आरपीएससी को उस समय देता, धन्यवाद भला आज भी देता हूँ। आपने गलती स्वीकारी तो है, लेकिन उस गलती को मैं कहता हूँ कि आप एक कमेटी गठित सरकार को करनी चाहिए। कमेटी नहीं, मैं कह रहा हूँ कमेटियों को तो आप खेल रच रहे हो। केवल आरपीएससी को आपको तुरंत भंग करना चाहिए। ना तो आरपीएससी का आपकी सरकार आने के बाद में आज तक आपसे अध्यक्ष की नियुक्ति करी है। आरपीएससी में मेंबरों की सीटें खाली पड़ी है जो आप नहीं भर पा रहे हो। आप आरपीएससी को यूपीएससी की तरफ से गठित तो करो। कम से कम जो आरएस जैसी पोस्ट होती, ब्यूरोक्रेसी होती, जो सत्ता में आने सरकार को चलाने का काम करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पद होती है, उनमें आप ऐसे लोगों को भेजते हो तो आप सोच लो कितनी बड़ी बात है। आज जो युवा तैयारी करता है वो किस पे भरोसा करता है कि जब बाढ़ ही जो है खेत में खाता ला गया तो लोग की पर भरोसा करे। बताओ कि जो युवा आरपीएससी पे भरोसा करे वो आरपीएससी युवाओं के साथ गलत कर रही है, तो फिर भविष्य में युवा कब तैयारी करेगा। एक आरएस जैसी वैकेंसी 2-2 साल 3-3 साल में आती है। एक युवाओं को तैयारी करने में 4 जो है सिस्टम पार करने पड़ते। पहले प्री क्वालिफाई करो, फिर मेंस करो, फिर इंटरव्यू करो, उसके बाद डीवी करो और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट करो। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा होता है। इतना आसान नहीं होता है कि रिटर्न देना और मेंस देना और उसके बावजूद आप ये करते हो। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि आप आरपीएससी की इस गलती को स्वीकार करते हुए एक्शन लीजिए तुरंत कैबिनेट के अंदर कि आरपीएससी का जो है काला सच उजागर हुआ है, उस पर जो है एक कमेटी गठित करके और आरपीएससी का पुनर्गठन करके भंग करके तुरंत आरपीएससी में नए अध्यक्ष और नए सदस्य और आरपीएससी सिस्टम को गलत करना चाहिए। वही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू में ये इतना बड़ा खतला करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती कि आज जैसे एसआई हो, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, उत्तराखंड, झारखंड, ऐसे में 6-7 स्टेट है जहां सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू नहीं होता। अगर होता है 1-2 स्टेट में इंटरव्यू होता है तो वहाँ जो कुल जो नंबर होते हैं एग्जाम के उसके 5% का इंटरव्यू होता है। यहाँ आप कुल नंबरों के साथ 20% का इंटरव्यू लेते हो। तो वहाँ आप बच्चों को क्या पूछते हो, क्या नहीं पूछते हो, कैसे नंबर देते हो, वो तो आपको पता। ना तो उनको आप रिकॉर्डेड करते हो, ना उनको आप बाहर जो है दिखाते हो। अगर एक मेहनती आदमी आपने उस व्यक्ति ने आपको सारे जो है सच जवाब दिए, सही दिए, आपने उसको नंबर दे दिए 50 में से 15, और जो है पैसे लेके आए उसको नंबर दे दिए 50 में से 45, तो वो लग गया और वो गया। तो क्या गलती होती है उस शख्स की जो आमने सामने बिठा के उससे आप सवाल करते हो और सही देने के बावजूद भी आप उसको गलत नंबर देते हो। तो ये जो आपकी जो बंद कमरे के अंदर जो आपका जो साक्षात्कार होता है, पहले तो आप इसको खत्म करो। अगर हर भर्ती में खत्म नहीं कर सको तो इसको आप जो है पब्लिश करो, तब पता लगेगा कि आपका कितना सच और कितना झूठ है। रही बात कोचिंग माफिया की, अब पद्मा की कॉपी पर उजागर करने वाली जयपुर में एक स्प्रिंग बोर्ड को आप सब लोग आरएस फैक्ट्री के नाम से जानते हो। उसी आरएस 2018 में ये स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग चमकी थी। आरएस 2018 से पहले ना तो ऑनलाइन का जमाना था, मैं भी नहीं जानता था, ना कोई लोग जानते थे। इन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए, आरएस 2018 एक ही कोचिंग से 650 प्लस सिलेक्शन। वो 650 प्लस सिलेक्शन के सच आप देख रहे हो कैसे आ रहे हैं। उसके बाद में 21 में भी इनका कुछ नहीं हुआ। अभी 23 की हालत मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा इनका क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय अध्यक्ष था शिव सिंह राठौर साहब और ये कितने बड़े उनके साथ संबंध थे, कितना उनका सच था जो आप देख रहे हो। अब आप सोचिए कि जब एक पद्मा चौधरी की जब 4th पेपर की कॉपी आती है एक कोचिंग के पास में, तो वो कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन कॉपी आती है। कॉमन कॉपी में से इन्होंने इंग्लिश की कॉपी को हटा दिया। उनको पता चला कि इसमें जो है खाली नंबर है। उन्होंने इसको आइडियल बना के बताया कि हमारी कोचिंग की स्टूडेंट है और आज तक के इतिहास में 148 नंबर लाए हैं। तो जब आपको पहले से पता था कि इंग्लिश में नंबर इसके जो है गलत दिए हुए हैं, क्योंकि कॉपी तो आपके पास आई है, सेटलमेंट तो आपके हिस्से से ही हुआ है, तो फिर आपने पूरे प्रदेश के युवाओं को क्यों झूठा जहर पिलाया, क्यों उनको बरगलाने का काम किया, क्यों उनको किताबें बेची कि हमारी किताब पढ़ो, क्यों मोटिवेशन मिलाकर उनसे 1-1 लाख रुपए की फीस लेते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, 1 लाख रुपए लेते हैं ये फीस, और करते क्या है, कुछ नहीं करते। 2 घंटे क्लास लगाते, कभी नहीं लगने। जिस भी मुद्दे पर युवाओं के साथ गलत होता है, एक भी मुद्दे पर इस कोचिंग वाले ने कभी नहीं बोला।
मैं कहना चाहूंगा उस तमाम कोचिंग माफियाओं से कि डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को कि तुम्हारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है और तुम बैठे हो केवल और केवल पैसे कमाने के लिए। आपको कितनी बड़ी शर्म आने की बात है कि कल को आपके बच्चे के साथ भी गलत होता तो आप क्या करते? अगर आपकी कोचिंग में पढ़ने वालों के साथ एक भी घटना हो जाए तो आप नहीं करोगे प्रोटेस्ट, नहीं करोगे सरकार से आह्वान? अरे इतनी क्या गुलामी कर रहे हो आप सरकार की? आखिर सरकार आपको क्या देती है ये बताओ? आखिर पैसा तो आपको जो है युवा देता है, जो तैयारी करने वाला आता है, जो गरीब किसान परिवार का बच्चा आता है। तो जो युवा के साथ आज गलत हो रहा है, जिस सब्जेक्टों की जिस एग्जामों की आप तैयारी करवाते हो उसके पेपर जब लीक हो रहे हैं तो फिर उनको तैयारी क्यों करवा रहे हो आप? इस सिस्टम को बदलना आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी होती है उन सभी कोचिंग माफिया वालों की कि जिस आरपीएससी आरएसएमएससी बोर्ड के एग्जामों की हम तैयारी करवाते हैं, पहले तो हम उस सिस्टम को बदलेंगे, उनके बाद में हम बच्चों को तैयारियां करवाएंगे, फिर हम फीस लेंगे। तो आपको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ नहीं आके वो क्या कर रहे हैं कोचिंग वाले, इस सब बच्चों को बदलाने का काम करे। मत जाओ, क्यों? उनको पता है कि बच्चे वहां जाएंगे तो हमारे बैच नहीं बढ़ेंगे, हम पैसे नहीं कमाएंगे, नहीं आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा बारम्बार कि जहाँ एक तरफ ऑफलाइन कोचिंग में बड़ी फीस लेके कोचिंग माफिया यहाँ साथ नहीं दे रहे, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा है राजस्थान का, जब हम 2021 से 25 आ गया, मैं नाम लूंगा संतोष बिश्नोई सर, जो केवल यूट्यूब पर बच्चों को ऑनलाइन फ्री पढ़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अगर यही सर आज ऑफलाइन होते तो यहाँ 37 को 100, 200, 500 की भीड़ अपनी कोचिंग की है लेके आते, इतना मेरे पे इनका विश्वास है। लेकिन इनका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हमेशा ये सुबह शाम वीडियो बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं, सच दिखाते हैं कि आप आइए। और खुले हम सरकार से लड़ रहे हैं, नाम लेके लड़ रहे हैं, हम चाहे मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो, सरकार को चैलेंज करके। वो ताकत इन सब कोचिंग वालों को दिखानी होगी, तब जाके ये युवा बदलेगा। अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो भी हम प्रदेश के तमाम राजस्थान के युवा और जनता से अपील करेंगे, हम गांव गांव से जो है किसानों को उनको लेके आएंगे कि तुम्हारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, तुम्हारे बच्चे नहीं आ रहे, कम से कम आप तो आओ। इन थानेदारों का काम आपसे भी पड़ेगा, लेकिन हम 1 लाख की भीड़ भी करेंगे, हम दिखा देंगे उन सरकार को कि क्या होता है। जब जब जो है कोई बड़ा आंदोलन की घोषणा होती तो आप रोक लेना चाहते हो। जैसे 2 तारीख का जो आंदोलन था तो मैंने देखा, न्यूज देखा कि चौमू से जो भाई साहब छुटन यादव जी, इनकी गाड़ियां पुलिस ने रोक ली थी, श्रवण जी की भी एक बार पुलिस ने गाड़ियां रोक लेनी थी। जब आप इतना डर रहे हो आरएलपी से पहले ही, तो फिर आप क्यों फिर जो है आरएलपी को जो है ये कहना चाह रहे हो कि हम जो है थोड़ा समय और लेंगे? आपको यहाँ तो एक्शन ले लेना चाहिए, फिर आश्वासन क्यों दे रहे हो आप? यार कुछ सास बहू का खेल थोड़ी जो बार बार आप जो है कह रहे हो कि और कमेटी खेलेंगे। आप तो मुस्कुराते जाओ, देखते जाओ हम क्या क्या करते हैं। अरे साहब ऐसे मत कीजिए, आप न्याय दीजिए। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हम